नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। महासंग्राम में स्वागत है आपका। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज पीएम मोदी की विशाल रैली हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। पीएम मोदी को मंच पर हुड़का भेंट किया गया। जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और जनता से एक बार फिर देवभूमि में पंच कमल खिलाने की अपील की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी ने रैली की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी सरकार में देश और उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले समय में विकास के काम में और तेजी आएगी। पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मां गंगा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे। उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से है। इस बार भी यहाँ पंचकमल खिलने चाहिए। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। साथियों, ये हमारा उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से जुड़ी हुई है। ये धरती ब्रह्म कमल की धरती है और इसलिए इस बार भी यहां पूरी शान से पंच कमल खिलने चाहिए। खिलेंगे, पांचों कमल खिलेंगे। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज सरकार की पहल से किसानों के खातों में 2600 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में जमा हो गए, लेकिन कांग्रेस रहती तो सब कुछ लुट गया होता। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। पीएम मोदी ने कहा कि धारा 370, 3 तलाक और महिला सम्मान के लिए केंद्र सरकार ने हर वो वादा पूरा किया जो कहा था। हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। यहां उत्तराखंड में भी 1 रैंक 1 पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है।
हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उनका समर्थन भी मांगा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को अपना एक काम सौंपा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि चल रही है, रामनवमी आने वाली है, गांव-गांव जाकर सभी देवताओं के सामने मेरी ओर से माथा नवाना है। मेरा एक काम करोगे, गांव-गांव जाकर के सभी देवताओं के सामने मेरी तरफ से माथा नमा करके प्रणाम करना है, करोगे? पीएम मोदी ने दूसरा काम भी बताया। लोगों से कहा कि वो घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को बताएं कि मोदी ऋषिकेश में आए थे और पीएम मोदी ने आपको राम राम कहा है। दूसरा काम, घर घर जाना है और हर घर जाकर के सभी बड़े बुजुर्गों को कहना है कि मोदी जी ऋषिकेश आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, राम राम कहा है। ये मेरा राम राम पहुंचाओगे, मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? जब घर घर जाकर के माता बहनों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम कहोगे तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा है। वहीं पीएम मोदी की रैली के लिए दूर दूर से आए लोग काफी खुश नजर आए और उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। के दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से हम लोगों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से अपना कार्य भी पूरा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को प्रधानमंत्री जी को सुन के, और बहुत अच्छा बोला और बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा करा, हम लोगों के लिए बहुत कुछ करा। क्या किया? फ्री का राशन दे रहे हैं और बूढ़े आदमी को पेंशन दे रहे हैं और बाकी हम लोगों को क्या चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डालने थे डाले। इसके बाद भी राम मंदिर निर्माण करने वालों ने कांग्रेस के सभी गुनाहों को माफ कर दिया और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया, लेकिन कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और सांसद डिंपल यादव अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुटी हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महंगाई, किसानों की बदहाली समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर वो लोगों के बीच जा रही हैं। डिंपल ने दावा किया कि इन मुद्दों पर जनता का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी राज्यों में बीजेपी को कड़ी टक्कर विपक्ष से मिल रही है। मुलाकात कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद डिंपल यादव जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, चुनाव शुरू हो गया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं समझती हूँ कि जो मुद्दे हैं वो जनता समझ रही है क्या मुद्दे हैं। जहाँ भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, किसानों की बदहाली मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इस बीच बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें वो जीतेगी और पूरे देश में बात करें तो 400 पार का दावा किया जा रहा है। मैं समझती हूँ सभी इंडिया जो गठबंधन है, साथ में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, हर स्टेट में वो कड़ा मुकाबला दे रही हैं भाजपा को, और कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है इस बात को, घबराई हुई है। अब मैम, आप न सिर्फ मैनपुरी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर बनाए हुए हैं। क्या लगता है मैम कि क्या कहाँ पर चूक हो रही विपक्ष से जो बीजेपी को मात नहीं दे पा रहा? आप देख लेंगे कि विपक्ष से चूक तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो किस तरह सीबीआई का और ईडी का प्रयोग कर रही है, और हमने देखा और पूरे देश ने देखा कि किस तरह का भ्रष्टाचार बॉन्ड्स के माध्यम से किया गया है, और पूरी पार्टी एक्सपोज्ड है अभी इस टाइम पे।
दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया और लगातार क्या डराने या धमकाने का प्रयास किया जा रहा है? ये इंडिकेशन है और हम सबको समझना होगा, पूरे देश को ये बात समझनी होगी कि यही मौका है जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सही दिशा में प्रयोग करें। और मैं समझती हूँ काफी लोग जो एकदम खुल के सामने नहीं आ रहे हैं वो भी भाजपा के अगेंस्ट में कह रहे हैं कि वोट करेंगे। मैम, आपका और समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का एक गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, क्या लगता है कितना असर होगा इस बार? समाजवादी पार्टी ने अपनी भूमिका बहुत बखूबी निभाई है गठबंधन करने में। जब लोग कह रहे थे और जब भाजपा वाले भी कह रहे थे गठबंधन नहीं होगा, तो मैं इसके लिए पूरा श्रेय राष्ट्राध्यक्ष जी को देना चाहूंगी कि जब उत्तर प्रदेश पे गठबंधन हुआ, फिर अन्य प्रदेशों में भी गठबंधन की एक तरह से कड़ियां जुड़ने लगी, तो गठबंधन मजबूत है और सब अपना काम अगर ठीक से करेंगे तो भाजपा को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्या उम्मीद जताई जाए कि जल्द ही आप लोगों की संयुक्त रैलियां होंगी? सब लोग अपने क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल मैम, कि क्या नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी टिकट बांटने में कुछ देर कर रही है या टिकट करने का क्या कारण? नहीं, देरी नहीं हो रही। आप देखेंगे कि भाजपा वालों के भी टिकट और सभी पार्टियां एकदम एंड मोमेंट में आके इस बार टिकट वितरण हो रहा है, क्योंकि बहुत सोच समझ के चुनाव लड़ने वाला चुनाव है, तो इसमें मैं नहीं समझती कोई गलत बात है। पर्यटन मंत्री जयवीर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, कितनी बड़ी चुनौती होगा? मैं समझती हूँ पूरा मैनपुरी क्षेत्र उन्हें जानता है और आप देखेंगे कि लोग किस तरह वोट डालेंगे, आपको समझ आएगा बाद में। और इसी मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने कहा कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसे अपना गढ़ कहती है, वो गढ़ इस बार ध्वस्त होने वाला है। जयवीर सिंह के ऊपर विश्वास प्रकट करते हुए मैनपुरी ऐसे जो किले को, जो समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है, उसको ध्वस्त करने का जिम्मा दिया है। निश्चित रूप से अब वो किला ढहेगा। इससे पहले भी मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र भी इनका किला रहती थी, जिसको ढहाने का काम 2022 में जयवीर सिंह ने किया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी और मोदी जी की जोड़ी देश और प्रदेश के लोक कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, देश और प्रदेश का विकास और प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। ग्लोबल लीडर बनने की ओर भारत अग्रसर है, विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की ओर भारत अग्रसर है। उसी का परिणाम है कि आज भारत की पूरे देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए 80 की 80 सीटें जिताने का मन बना रही है। और निश्चित रूप से उसी में मैनपुरी 80 में शामिल है। मैनपुरी पे इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। और इधर एसपी प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के दुश्मन है, यानी कि मतदाताओं को, खासकर अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं को भड़काने की ये कोशिश बर्क की। बीजेपी का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। 99% मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हैं, ये कहना है जियाउर रहमान बर्क का। जो हथकंडा बीजेपी का है वो उल्टा दूसरों पे थोपने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति ही हमेशा फूट डाल कर राजनीति करने की रही है और वो जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के तो वो खुले दुश्मन है। वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव समाज हो, जाटव हो, ओबीसी हो, सबके साथ में उनका जुल्म जाती अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही वजह इस वक्त जनता जो है उनको जवाब देकर के करारी शिकस्त देने का भारतीय जनता पार्टी को काम करेगी। और रही बात मुसलमानों के बीजेपी में जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है 1-2-1% नहीं होता, नहीं तो 99 से बल्कि 1% में आधा % अगर वोट देते तो अलग बात है। 99% से ज़्यादा सब एक तरफा होकर वोट देंगे। और मुसलमान ही नहीं, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए दूसरे धर्मों के लोग भी एक प्लेटफॉर्म है। तो संभल से ही सांसद रहते थे शफीकुर रहमान बर्क। इसी तरह के भड़काऊ बयानबाजी उनकी होती थी। उनके निधन के बाद जियाउर रहमान बर्क को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया और वो भी अपने दिवंगत नेता शफीकुर रहमान बर्क के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अल्पसंख्यकों को भड़काते हुए नफरती बयानबाजी करते दिख रहे हैं। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी।